हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जो 12वीं जो क्लास है उसका चैप्टर 2 है, जो आपका इतिहास विषय का, जिसका नाम है राजा किसान नगर आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। उस पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ये पार्ट 5 है। इसमें हम देखना चाहेंगे कि जो पैसेज हैं, ब्लू बॉक्सेज हैं, उसको देखेंगे। जो रेड बॉक्सेज हैं उसको देखेंगे। आप अपनी किताब खोलेंगे ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो रेड बॉक्सेज हैं, ब्लू बॉक्सेज हैं, ग्रीन बॉक्सेज हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे उसमें क्या क्या चीजें हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, पैसेज पूछे जाते हैं। कम से कम 5 नंबर का पैसेज आता है, गद्यांश टाइप का। पूरा गद्यांश दे देगा और 3 क्वेश्चन बना के दे देगा नीचे, और पूछेगा कि इसको पढ़ो गद्यांश को और पढ़ के इसका उत्तर दो। अगर आपने गद्यांश पहले से पढ़ रखा है तो आपका वहां पे समय बचेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो हमने पढ़ रखा है, तो हमें आता ही है, तो ऐसे आप कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये पार्ट 5 है। जिन्होंने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो पार्ट देख लेना। 4, 3, 2, 1 अपलोड किए जा चुके हैं। उसे अच्छे से देखना ताकि समझ में आए, क्लियरिटी आए माइंड में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ये देखते हैं जो लाल बॉक्स है सामने, इसमें लिखा है ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में रहती है। ओलिगार्की शब्द को समझ आ रहा है। ओलिगार्की क्या होती है? ओलिगार्की का मतलब है समूह शासन, जहां जो सत्ता है वो एक समूह के हाथ में रहती है। बेसिकली पुरुषों के हाथ में रहती है सत्ता। सत्ता माने पावर, पॉलिटिकल पावर। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा वह एक समूह शासन ही है। जो आपने रोमन साम्राज्य पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में, 3 महाद्वीपों में फैला रोमन साम्राज्य, तो उसमें भी ये शब्द आया था ओलिगार्की, ठीक है। यद्यपि इसका नाम अलग है यहां पर, तो याद रखना इस बारे में, ठीक है। अब अगला जो बॉक्स है ये ब्लू बॉक्सेस है। ये जो बॉक्सेस वगैरह हैं, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था तो जो स्टूडेंट को पढ़ाता था मैं उनसे बोलता था ये बॉक्सेस आप पढ़ना घर पे जाके, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कॉपी में लिख लेना, इसे पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और जो समझ में ना आए उस शब्द पे गोला कर लेना या हाईलाइट कर लेना उस शब्द को, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा क्लास में। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा कि इन बॉक्सेस को सिर्फ पढ़ के मत छोड़ देना, लिख भी लेना जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे इसमें से, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। भाषा और लिपियां दूसरा बॉक्स है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, हमें पता ही है प्राकृत भाषा थी उसकी। जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में भी है। जो अशोक का शासन था, जैसे आप जानते हैं, भारत भी उसमें शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान तक फैला था उसका साम्राज्य। जो पश्चिमोत्तर वाला जो इलाका बोल रहा है ना यहाँ पे पश्चिमोत्तर, तो पश्चिमोत्तर का मतलब है पाकिस्तान वाला जो इलाका है वो। वहां पे जो अभिलेख मिले हैं वहां पर अरामाइक और यूनानी भाषा भी देखने को मिली है अशोक के साम्राज्य में। और प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और जो प्राकृत भाषा थी उसकी लिपि थी ब्राह्मी, तो उसमें अभिलेख लिखे गए हैं। जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। जो पश्चिमोत्तर जो जगह थी, जो पाकिस्तान है जो आज का, वहां पर जो हमें अभिलेख मिले हैं वहां पर खरोष्टी लिपि देखने को मिलती है। पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि देखने को मिली और जो पश्चिमोत्तर का इलाका था उसमें खरोष्टी देखने को मिली, ठीक है। और अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में किया गया था। और अरामाइक और यूनानी लिपियां भी अशोक के साम्राज्य में प्रयोग में लाई जा रही हैं। तो अरामाइक और यूनानी के जो अभिलेख मिल रहे हैं वो हमें अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि चल रही है। पाकिस्तान वाला जो इलाका है जो पश्चिमोत्तर है वहां पर हम देखते हैं खरोष्टी लिपि चल रही है। और उसके और आगे बढ़ेंगे, आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो अफगानिस्तान में आपको अरामाइक और यूनानी लिपि देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक के साम्राज्य में खरोष्टी, ब्राह्मी और अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रचलन था। आगे बढ़ते हैं। अब एक और नीला एक बॉक्स आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नीला बॉक्स, इसको पढ़ लेना। ये पूरा दे देगा आपको और क्वेश्चन दे देगा नीचे 3 बना के और कहेगा उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सम्राट के अधिकारी क्या क्या करते थे, और याद रखना कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बॉक्सेस पे आधार पर होते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ जो जानकारी होती है वो छुपा लेता है, वो उसमें जानकारी देता नहीं है, फिर क्वेश्चन बना के देता है कि बताओ कौन बोल रहा है। जैसे इसमें मैं बताऊंगा आपको सम्राट के अधिकारी क्या क्या करते थे। जैसे मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। मेगास्थनीज मैंने बताया था यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक जो किताब लिखी थी, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो देखते हैं, मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों इन में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते हैं। तो मेगास्थनीज बता रहा है कि साम्राज्य में क्या क्या चल रहा है, मौर्य साम्राज्य में। जैसा कि मिस्र में होता था, कुछ प्रमुख नहरों से उप नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करता है ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं। तो वो अधिकारियों के काम बता रहा है, ठीक है। उप नहरें वगैरह बनवा रहे हैं, नहरें बनवा रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं अधिकारी, शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर इन्हें इनाम या दंड देते हैं, ठीक है।
वे कर वसूली करते हैं अधिकारी, और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। जो भूमि वगैरह होती है उनका निरीक्षण करते हैं, देखते रहते हैं भूमि वगैरह को उनको, ठीक है, और करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण माने कि इंस्पेक्शन करना, देखना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लकड़हारे काम कर रहे हैं, बढ़ई काम कर रहे हैं, लोहार काम कर रहे हैं, खननकर्ता हो गए, कुछ खनन वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो विवरण है पूरा हमें मिलता है मेगास्थनीज द्वारा। तो मेगास्थनीज बता रहा है कि सम्राट के अधिकारी क्या क्या काम करते थे। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, पूरा पैसेज आपको दे देगा ये वाला सम्राट के अधिकारी वाला, इसमें से मेगास्थनीज नाम छुपा लेगा। मेगास्थनीज का जो ये शब्द है ये देगा ही नहीं पैसेज में, और उत्तर दे देगा। और प्रश्न पूछ लेगा कि ये जो पूरा पैसेज हमें देखने को मिल रहा है, ब्लू बॉक्स देखने को मिलता है, तो ये कौन बता रहा है, सम्राट के अधिकारी के बारे में चर्चा कौन कर रहा है, तो मेगास्थनीज कर रहा है। तो ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए पहले से पढ़ के जाना, ये ब्लू बॉक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला, सेना के लिए हाथी पकड़ना। जैसे मैंने बताया, सेना के लिए हाथी बड़ा महत्वपूर्ण होता था। जो प्राचीन, जो पारंपरिक जो सेना होती थी, उसकी ताकत इस बात से आजमाई जाती थी, इस बात से लगाई जाती थी कि किसके पास घोड़े हैं, किसके पास हाथी हैं, किसके पास रथ हैं, किसके पास पैदल सैनिक ज्यादा हैं, इस बात से। तो सेना के बारे में कौन बता रहा है, तो अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। अर्थशास्त्र एक किताब थी, जिसको किसने लिखा था, जिसने को लिखा था चाणक्य कौटिल्य ने। चाणक्य कौटिल्य एक ही व्यक्ति हैं, दो नाम है उनके, ठीक है। और अर्थशास्त्र ये कोई इकोनॉमिक्स पे नहीं लिखी गई है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये राजनीति पे लिखी गई पुस्तक है। इसमें प्रशासन के बारे में जिक्र है, तो ये बहुत हमें डिटेल में जानकारी देती है। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें ये लिखा है, क्या लिखा है देख लेते हैं। हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते हैं। तो बता रहा है कि हाथियों को कैसे पकड़ते थे जंगल से, क्योंकि जंगल से हाथी पकड़ के लाएंगे, उन्हें सेना में भर्ती करेंगे, प्रशिक्षण वगैरह दिया जाए, जैसा भी उनको सेना में काम में लिया जाएगा। तो बता रहा है कि हाथी कहाँ से मिल सकते हैं, तो ये पहचान है सारी उनकी, ठीक है। और यूनानी स्रोतों के अनुसार, यूनानी स्रोत क्या बताते हैं हमें, यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे तथा 9,000 हाथी थे। ये यूनानी स्रोत बता रहे हैं यूनान के हमें। कुछ इतिहासकार इस वितरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, लेकिन कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण है। अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब होता है कि कुछ कह रहे हैं कि भाई ज्यादा बातें हो रही हैं, इसमें कुछ ज्यादा इतना वो है नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था, हमने देखा। अब एक और पैसेज आ रहा है ब्लू बॉक्स, इसमें दे रहा है कि पांडे सरदार सेन गुटुबन की वन यात्रा। सेन गुटुबन की यात्रा क्या है इसमें, ये तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम का एक अंश है। तो पूछ लेगा आपसे तमिल महाकाव्य कौन सा है, तो ये इसका नाम याद रखना, शिल्पादिकरम का एक अंश है। इसमें क्या बता रहा है कि जब वे वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए, जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरण्य के बाल से बने चंबर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बागों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी लाए। तो बता रहा है उसकी यात्रा के बारे में बता रहा है, तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम, सेन गुटुबन की वन यात्रा। पांडे सरदार था, पांडे जो थे, इनका जो वंश था दक्षिण भारत में था, तो पांडे, तो सेन गुटुबन उनका व्यक्ति है, ये उसकी अपनी यात्रा बता रहा है कि क्या क्या यात्रा में वो लाया। तो याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना ये शिल्पादिकरम इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछ सकता है एक नंबर में कि तमिल महाकाव्य का नाम बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा उल्टे पुल्टे, उसमें एक शिल्पादिकरम भी दे देगा। तो आपको शिल्पादिकरम जो है उसे पिक करना होगा 4 ऑप्शन में से। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की सुदर्शन झील के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। गुजरात था है जो हमारा तो सुदर्शन झील है, इससे क्वेश्चन आया है पिछली बार, जो 2022 का जो मिड सेमेस्टर एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था एमसीक्यू का यहाँ से, ठीक है। और जो फाइनल हुआ थे, जो बोर्ड के एग्जाम हुए थे, उसमें भी एमसीक्यू आया था। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी याद रखना, और पैसेज भी आ सकता है ये वाला। तो मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढिए, ये सब ठीक है। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। कृत्रिम माने खुद बनाया गया था, ये जलाशय लोगों द्वारा निर्मित था। हमें इसका ज्ञान लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से मिलता है। कहने वाला है जो कृत्रिम जलाशय है सुदर्शन झील, इसका हमें ज्ञान पाए कैसे होता है, 2वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। जो ये पाषाण अभिलेख था, इसको बनवाया था शक शासक थे, एक शक वंश था। जो पश्चिमोत्तर भारत था ना, उसमें एक शक शासक हुए थे, तो शक वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है रुद्रदमन। तो रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। उपलब्धियां माने अचीवमेंट, कि रुद्रदमन ने क्या क्या प्राप्त किया अपने जीवन में वगैरह वगैरह, उसकी अचीवमेंट बताई जा रही है यहाँ पर। तो अब देखते हैं इस अभिलेख में क्या था। इस अभिलेख में कहा गया, किस अभिलेख में, ये वाला पाषाण अभिलेख में, तो इस अभिलेख में कहा गया कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का मतलब है सुदर्शन झील की बात हो रही है, का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। जो सुदर्शन झील थी उसका निर्माण मौर्य काल में ही हो गया था, मौर्यों ने बनवा दी थी सुदर्शन झील। लेकिन
एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए, इसके तटबंध जो थे वो टूट गए झील के, और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चों से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख मिला है लगभग 5वीं सदी ईस्वी में, जिसमें कहा गया कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील को मरम्मत कराया। कहने का मतलब सुदर्शन झील है, ये मौर्यों के समय बनी थी, बाद में टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई, फिर इसका जो पूर्णोद्धार था या जीर्णोद्धार कह सकते हैं, वो शासक रुद्रदमन ने करवाया था। ठीक है, और रुद्रदमन के बाद भी क्या हुआ, फिर जो झील वगैरह थी फिर वो 5वीं सदी में टूटने फूटने लग गई, तो फिर बाद में इसका जो मरम्मत कराई गुप्त वंश ने कराई। तो पूछ लेगा सुदर्शन झील के बारे में कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, शक शासक रुद्रदमन ने, तो याद रखना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, और दूसरी शताब्दी ईस्वी की बात है आगे, तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, अब एक और आ रहा है आपके समय, हरा डब्बा भी आ रहा है। ठीक है, जितने भी डब्बे हैं लाल हरे नीले, तो इन सबको पढ़ लेना डब्बों को, इनमें से एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, हल्के मत लेना इसको। अब देख लेते हैं गृहपति शब्द का मतलब क्या है। गृहपति मतलब होता है मुखिया, यहाँ पे नीले पेन से लिखा है जो मैंने। अब देख लेते हैं, गृहपति जो होता था घर का मुखिया होता था, और घर में रहने वाली महिलाओं बच्चों नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था, हेड होता था ये। घर से जुड़े भूमि जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था, सबका मालिक है भूमि जानवर वस्तुओं का। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नहरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। कभी कभी जो शब्द गृहपति ये संभ्रांत व्यक्तियों के लिए, संभ्रांत माने जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो ऐसे लोग, और व्यापारियों के लिए भी होता था गृहपति शब्द। तो पूछ लेगा गृहपति शब्द क्या है, इसका प्रयोग किसके लिए होता था, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब एक और ब्लू बॉक्स है, एक और डब्बा आ रहा है, सीमा का महत्व, सीमाओं का महत्व। ठीक है, तो मनुस्मृति एक जो ग्रंथ है हिंदुओं का प्राचीन, मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ माने होता है, विधि माने कानून होता है, जो कानून वगैरह के बारे में बताता है, विधि के बारे में थोड़ा बताता है। इसे संस्कृत भाषा में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 2वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया। तो पूछ लेगा मनुस्मृति क्या है, सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा किस भाषा में है, संस्कृत पाली प्राकृत उल्टी सीधी भाषा दे देगा, तो संस्कृत भाषा में है, नंबर 2। और तीसरा क्वेश्चन बन गया कि किस शताब्दी में लिखा गया था मनुस्मृति, तो मनुस्मृति लिखी गई थी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को सलाह दी गई है, जो मनुस्मृति है वो राजा को सलाह देती है। क्या राजा को क्या सलाह देती है, देख लेते हैं। चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होता है, सीमाएं क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़कर रखने चाहिए। तो राजा को बता रही है कि अपनी जो सीमाएं हैं उसको चिन्हित कर लो, उसके वजह से बवाल होता है, उसकी वजह से लड़ाइयां होती हैं, जैसे गाँव में लड़ाई हो जाती है, उसका खेत है, बगल वाला कहता है ये मेरा खेत है, थोड़ा सा वो आगे अपना जो खेत है उसे आगे बढ़ा लेता है, तो ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ये सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं है, ये राज्यों की भी लड़ाइयाँ रहती हैं। जैसे भारत चीन का आज का मसला है, ठीक है, भारत चीन जो सीमा विवाद है आज तक नहीं सुलझा वो। ठीक है, 1990 से 96 से बातें चल रही हैं, आज तक बातें ही होती हैं बस, और लेकिन कोई सीमा का जो मुद्दा है वो सुलझाने के लिए चीन कभी तैयार नहीं है, सिर्फ वो बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें मारता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत सीरियस है, बल्कि कुछ नहीं है। तो सीमाओं का मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखना। इसलिए इसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। इसे सीमाओं पर इस प्रकार के और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट ना हो। तो बता रहा है कि सीमाओं के नीचे जहां सीमा जा रही है उसकी, तो वो जो जमीन है उसके नीचे कुछ ऐसे जो तत्व हैं गाड़ के रखने चाहिए, जिससे पता चल सके कि हमारी सीमा कहां पर है, गुप्त निशान के रूप में। तो ये बता रही है मनुस्मृति। तो आगे बढ़ते हैं, ये महत्व है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक छोटे गांव का जीवन, अगला। अब देख लेते हैं एक छोटे गांव का जीवन, एक और पैसेज है, इसमें क्या बताना चाह रहा है, कौन बताना चाह रहा है, किसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। तो पूछ लेगा कि हर्षचरित जो है किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो हर्षचरित है वो किसके शासन की जानकारी देती है हमें, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की। एक राजा थे हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, ठीक है, कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है जगह, तो उसके राजा थे हर्षवर्धन। और इसके लेखक बाणभट्ट थे। कौन थे, बाणभट्ट। तो हर्षचरित के लेखक पूछ लेगा आपसे कौन थे, बाणभट्ट थे। और उनका टाइम पीरियड पूछ लेगा, लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में थे बाणभट्ट, कभी हुए ये भी विख्यात, ठीक है, बहुत ही। और हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के बारे में आ सकता है जिन्होंने हर्षचरित की रचना करी संस्कृत में। और हर्षचरित किसके बारे में जानकारी देती है हमें, किसकी जीवनी है, जीवनी तो पता ही होगी आपको, जैसे हिंदी में पढ़ते हो ना जीवनी, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी, महादेव वर्मा की जीवनी वगैरह। तो ये बाणभट्ट द्वारा जो लिखित है ये हर्षवर्धन की जीवनी है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बाणभट्ट किस शताब्दी में थे, 7वीं शताब्दी में थे, और हर्षवर्धन के राजकवि थे,
माने जो राजा महाराज होते थे क्या करते थे, ये अपने साथ ना कवि वगैरह रखा करते थे। ठीक है, कवि होते थे जो इनकी तारीफें लिखा करते थे, इनकी प्रशंसा लिखा करते थे, इनकी प्रशस्ति लिखते थे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, प्रशस्ति माने प्रशंसा, बड़ी बड़ी बातें करना इनके बारे में। तो जब उसने हरिश्रेण नामक कवि ने लिखी थी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, तो उसी प्रकार हर्षवर्धन की जो जीवनी है ये लिखी है बाणभट्ट ने, तो इसमें इनकी तारीफ करते हैं राजाओं की और कुछ नहीं। ये उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया। विंध्य क्षेत्र के जंगल के बारे में बताया गया। ठीक है, विंध्य क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश को आप आज के नक्शे में देखेंगे तो वहां मिलेगा विंध्य क्षेत्र। इसलिए मैप की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, मैप को जरूर समझा करो। ठीक है, मैप को समझ जाओगे तो कोई भी जगह आएगी तो आप तुरंत उसे पिक कर लोगे। तो मैप को जरूर पढ़ो, क्योंकि हिस्ट्री बिना ज्योग्राफी के आप समझ नहीं पाओगे ज्यादा। हिस्ट्री को समझने के लिए ज्योग्राफी बहुत जरूरी है। बीच बीच में जो भी नाम आ रहे हैं, दर्रे, पठार, पहाड़ जो भी आते हैं, नदियां आती हैं, उसे मैप में देखो जाके कहां पर है एग्जैक्ट वो। आगे, बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है और यहां धान की उपज, बाली, खलियान और उपजाऊ भूमि के हिस्से को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। तो बता रहा उपजाऊ भूमि है, खलियान है, यहां पर धान की उपज है, उसको आपस में बांट लिया है। यहां के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं, कुदाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। ठीक है, जहां हल नहीं चल पाता है वहां पर कुदाल का प्रयोग किया जाता है। बहुत कम हिस्से साफ हैं, जो है उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। ठीक है, तो बता रहा है वहां का विवरण दे रहा है पूरी। यहां लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं, फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद। अब क्या क्या वहां पे मिलता है, शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। तो लोगों के बारे में बता रहा है कि लोग वहां पे क्या काम कर रहे हैं, शहद ले जा रहे हैं, मोरपंख ले जा रहे हैं, मोम ले जा रहे हैं, लकड़ी वगैरह, घास, ये सब। और ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर बेचने को तत्पर रहती है। जो महिलाएं हैं वो इन सब सामान को बेचती हैं वहां पर जाकर, और उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थी और फल वगैरह एकत्रित करके ला रही हैं महिलाएं वगैरह, वो बेच रही हैं वहां पर। तो ये बताना चाह रहा है इसमें। ठीक है, तो ये पैसेज है, थोड़ा सा पढ़ लेना। जो ऊपर की जानकारी दी ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट कर रखी है मैंने, जो भी पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उसका मतलब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ लेना, चाहो तो लिख भी लेना कॉपी में अपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और आता है पैसेज, पैसेज नहीं है ये, ऐसी जानकारी है 6-7 लाइन की। पाटलिपुत्र का इतिहास देखते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र है वो आज के पटना है, जो पटना का जो प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात पे। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास होता है। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटली ग्राम नाम के गांव से हुआ। तो पूछ लेगा पाटलिपुत्र का विकास कहां से हुआ था, पाटली ग्राम नाम से। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मगध था 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध के राजा होने लग गए, वहां पर मजबूत शासक बनने लग गए। तो उन्होंने क्या करा, शुरुआत में उनकी राजधानी राजगृह थी, बाद में राजगृह हटा के उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी अपनी राजधानी। ठीक है, और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व तक आते आते ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। जो पाटलिपुत्र है, जो पाटली ग्राम था, वो 4वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते एशिया के सबसे बड़े नगरों में शामिल हो गया वो, और मौर्यों ने अपनी राजधानी बना दी थी उसी को। बाद में इसका महत्व कम हो गया, और जब चीनी यात्री सुएनसांग 7वीं सदी में यहां आया तो उसे यह नगर खंडर में बदला मिला। तो पूछ लेगा आपसे कि कौन सा चीनी यात्री था जो 7वीं सदी में आया, तो सुएनसांग आया था चीनी यात्री। ठीक है, जब वो ये इस जगह की उसने यात्रा करी, देखा तो ये जो पाटलीग्राम नाम था ये 7वीं सदी में खंडर में बदल गया। इसकी हालत बहुत खराब हो गई, जो एक समय बहुत अच्छी थी। ठीक है, स्वर्णिम इतिहास था बिहार का, मगध का, पाटलिपुत्र का, इन सब का अपना। इसे ये नगर खंडर में बदला मिला, और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। खंडर हो गया तो जनसंख्या काय को रहेगी, जनसंख्या तो पलायन कर जाएगी ना। क्यों रहेगी जनसंख्या ऐसी जगह पर, खंडर हो जहां सुविधाएं ना हो। जनता कहाँ रहना चाहेगी, लोग कहाँ रहना चाहेंगे, जहां सुविधाएं हो, उसे अच्छी उसे फैसिलिटी वगैरह मिल रही हो, वहीं रहना चाहेंगे ज्यादातर लोग। तो ये वाला पाटलिपुत्र का इतिहास था, इसे देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। राजधानी कब थी, किसने हटाई, ठीक है, ये सब पूछ सकता है। आगे एक और पैसेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मालाबार तट, आधुनिक केरला। जो आप मैप देखोगे भारत का, तो दक्षिण भारत जब नजर डालोगे तो उसमें केरला आता है, उसको मालाबार तट कहते हैं। जहां केरला है ना, वो वाला जो इलाका है मालाबार तट है। तो देख लेते हैं, ये एक यूनानी समुद्री यात्रा द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी का एक अंश है। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आया है पिछले बार एग्जाम में, कि जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी है इसमें किसका जिक्र है, समुद्री यात्री का जिक्र है, ठीक है, सोने का जिक्र है, चांदी का जिक्र है, किसका जिक्र है, तो समुद्री यात्रा का जिक्र है, याद रखना यूनानी। तो ये पेपर में आ सकता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी का टाइम बताया जाता है। तो क्या है इसमें, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी में बताया जा रहा है, भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यहां भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन और शीशे का आयात किया जाता है।
इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरो और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। तो बता रहा है, आयात निर्यात के बारे में बता रहा है कि इस इलाके में ये क्या बेचा जा रहा था, क्या खरीदा जाता था। ठीक है, विदेशी व्यापारी क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ये बता रहा है इसमें। आगे, तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए गए मूंग के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले। कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले जो मूंगे के जो उद्योग चल रहे थे यहाँ पर। कहां पर चल रहे थे मूंगे के उद्योग? तमिलनाडु के कोडू कनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये सब बता रहा है। और यह भी संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तथा स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। तो बता रहे हैं यहाँ के कैसे व्यापार होता था, विदेशी व्यापारी यहाँ पर मालामाल आ रहे हैं, कौन कौन से सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये जस्ट जानकारी दी है आपको, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थर कहां बनाए जाते थे? तमिलनाडु के कोडुमनाल में। जो हाईलाइट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पैसेज है, एग्जाम में आ सकता है आपके। ये मैंने रीड करवाया, आपको समझाया। मालाबार आधुनिक केरला की बात हो रही है। आगे चलते हैं, तो इसे पढ़ लेना एक बार, रीड कर लेना। ठीक है, रिवाइज कर लेना इसे एक बार। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आया था एकदम। ठीक है, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है। पेरिप्लस कहां का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एग्जैक्ट 1 नंबर का, डिट्टो, सेम टू सेम, कि पेरिप्लस जो है किस भाषा का शब्द है? यूनानी। और इसका अर्थ क्या होता है? समुद्री यात्रा, सोना चांदी, ये सब उल्टे सीधे एग्जाम्पल दे दिए थे उसने ऑप्शन। और एरिथ्रियन, यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। जो एरिथ्रियन का जो मतलब है, यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं, और लाल डब्बा भी है। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा शास्त्र। ये पिछली वीडियो में मैंने हालांकि समझाया था, जब सोने और सिक्के के बारे में बता रहा था। सोने के सिक्के वगैरह, सिक्के राजा वाला एक टॉपिक था, उसमें समझाया था। फिर देख लेते हैं। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। मुद्रा शास्त्र क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन होता है। तो पूछ लेगा सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। और जो सिक्कों का अध्ययन करता कौन होता है? जो करता है अध्ययन, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्री। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी वस्तुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्के को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। चित्र, जो भी सिक्का है उसको देखते हैं, उसमें चित्र किसका बना है, किसका नहीं बना है। राजा अपना चित्र बनवाता है, रानी का चित्र बनवाता है, या देवता का चित्र बनवाता है, तो क्यों बनवाता है वो, उसका अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, उसमें कौन सी लिपि लिखी गई है, ये सब हर चीज को समझा जाता है वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। आगे एक और पैसेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, पिछले साल के अगर 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे बोर्ड के, तो ये पैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। राजा के आदेश। ठीक है, राजा के आदेश देख लेते हैं। राजन, यहां पे लिखा है देवनाम्पीय प्रियदर्शी, ये कहते हैं। ठीक है, देवनाम्पीय प्रियदर्शी आपको पता ही है, पिछली क्लास में मैंने आपको समझा रखा है। देवनाम्पीय का मतलब है देखने में देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी का मतलब है देखने में सुंदर। ये उपाधि है जो कि अशोक को दी गई थी। ठीक है, अशोक का नाम, अशोक का जो नाम है उसका प्रयोग नहीं किया गया अभिलेखों में। जाता यही उपाधि का प्रयोग किया गया, देवनाम्पीय प्रियदर्शी, देवनाम्पीय प्रियदर्शी, देवनाम्पीय प्रियदर्शी। ये चाहते हैं कि आप ये काम करें। तो कौन है ये देवनाम्पीय प्रियदर्शी? ये है अशोक। तो एक बार जब ये पैसेज आया था, तो एक बार खेल खेला था बोर्ड ने। क्या खेल खेला था? ये पूरा पैसेज दे दिया था बच्चों को पढ़ने के लिए, ये पूरा पैसेज दे दिया था लगा के। ठीक है, और इसमें से ना जो ये हाईलाइट कर रखा है ना मैंने, ये नाम छुपा लिया था, देवनाम्पीय प्रियदर्शी यही नहीं था। और पूरा पैसेज दे दिया और बोला कि एक क्वेश्चन नीचे दे दिया कि ये बताओ ये पैसेज है, इसमें कौन आदेश दे रहा है, उसका बारे में बताओ। अब बच्चों को पता ही नहीं था ये क्या है इसमें। ठीक है, तो याद रखना इस बारे में। तो ये भी है। और एक तरह से एक बार भी क्वेश्चन आया था कि देवनाम्पीय प्रियदर्शी तो दे दिया था, और पूछा इसका देवनाम्पीय प्रियदर्शी का अर्थ बताओ पैसेज पढ़ के। पूरा पैसेज पढ़ लोगे तो आपको देवनाम्पीय प्रियदर्शी का अर्थ नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें पैसेज से ही सब कुछ पता चल जाता है, पैसेज पढ़ने की जरूरत क्या है, ऐसे ही पढ़ लेंगे, उसे तो एग्जाम में ही पढ़ लेंगे, उनके लिए है ये बात कि कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो आपको पहले से पढ़ के जाने होंगे इसमें। ठीक है, पैसेज में सारी जानकारी नहीं होती है। जैसे देवनाम्पीय प्रियदर्शी अभी हम पढ़ेंगे तो कहीं इसकी जानकारी नहीं आ रही, लेकिन क्वेश्चन बना दिया बोर्ड ने कि देवनाम्पीय प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है और ये शब्द किसको संबोधित करता है। ठीक है, तो याद रखना इस बारे में। अब देख लेते हैं इसे। राजा के आदेश। राजन, देवनाम्पीय प्रियदर्शी ये कहते हैं, क्या कहते हैं देवनाम्पीय प्रियदर्शी? अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी। शुरू अतीत की बात कर रहा है, उसमें मसले निपटाना, कोई लड़ाई झगड़े हो गए उसको निपटाने की, और नियमित रूप से, नियमित माने रेगुलर रूप से सूचना एकत्र नहीं हो पा रही है। लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। मैंने मतलब देवनाम्पीय प्रियदर्शी कह रहा है, मैंने, अशोक कह रहा है, मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाएं, सब लोग हम तक समाचार पहुंचाएं, चाहे मैं कहीं भी हूं। अशोक कह रहा है यहां पर हम। ठीक है, देवनाम्पीय प्रियदर्शी कह रहे हैं चाहे मैं कहीं भी हूं, खाना खा रहा हूं, अंतपुर में हूं, विश्राम कक्ष में हूं, गौशाला में हूं, या फिर पालकी से मुझे ले जाया जा रहा है, अथवा वाटिका में हूं, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूंगा। माने कि यहां पे एक न्यायप्रिय राजा होने का
लक्षण दिखा रहे हैं अशोक देवनाम्पीय पेजसी, वो बता रहे हैं कि मैं कहीं भी हूं, अगर प्रजा को मेरी जरूरत है, कोई मसले पे बात करनी है, कोई निपटारा करवाना है, कुछ मेरे से बात करनी है, तो वो मेरे से कर सकते हैं कभी भी, 24 घंटे फ्री हूं। जैसे कोई टीचर होते हैं ना स्कूलों में, तो बोलते हैं कि आपको कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो, आपको कुछ कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा हो, कोई क्वेरी हो, तो मेरे से पूछ लो, मैं कहीं भी हूं चाहे, है ना, लंच वंच कर रहे हो। कभी कभी ऐसे भी टीचर होते हैं, लंच में पहुंच गए थे हम कभी कभी, तो हमारे जो सर होते थे वो बता देते थे कि कभी वो बुरा नहीं मानते थे कभी भी, ठीक है। तो यही अशोक बोल रहा है यहाँ पर। तो देवनाम्पीय पीदसी का मतलब है यहाँ पर कि देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। देवनाम्पीय पीदसी ये उपाधि है, ये नाम शब्द नहीं है, ये उपाधि है। उपाधि माने टाइटल, ये अशोक को दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये शब्दावली आए तो कभी कंफ्यूज ना होना। आगे बढ़ते, एक और राजा की वेतना, एक और है, ये देख लेते हैं थोड़ा। वेदना क्या मतलब है यहां पर? पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि जो अशोक थे सम्राट, उन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। कलिंग एक जगह है, वो आज की उड़ीसा। तो भारत के पूरे साम्राज्य में उन्हीं का ही मौर्य वंश का झंडा फहर रहा था, लेकिन जो कलिंग है, जो उड़ीसा है, वो उनके पहुंच से दूर था अभी भी। तो उन्होंने निर्णय लिया 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग युद्ध किया। कलिंग पर एक तरह से कहते हैं चढ़ाई करी, कलिंग को लड़ाई करने के लिए गए, वो अपनी सेना भेज दी कलिंग की तरफ, और उनकी सेना ने उस युद्ध में बहुत मारकाट मचाई, कलिंग को बहुत क्षति पहुंचा दी। कलिंग को बताते हैं कि बहुत सारा खून खराब हुआ, बहुत सारा खून बहा दिया, ठीक है, सेना को मारा, आम जनता को मारा, ऐसे कहते हैं कि बहुत रक्तपात हुआ और खून की नदियां बहीं कलिंग में। तो उसको, वो युद्ध तो जीत गए अशोक, लेकिन वो खून खराबा देख के, जो नरसंहार देख के, रक्तपात देखकर बताते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा कि युद्ध तो मैं जीत गया, लेकिन किन मूल्यों पर मैं युद्ध जीता हूं ये वाला, ठीक है। अब लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा है इसका फिर, ठीक है। वो रक्तपात देख के अशोक का कहते हैं हृदय परिवर्तन हो गया। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो थे, उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, मारकाट का रास्ता छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म के उपासक बन गए, गौतम बुद्ध के विचारों के संपर्क में आ गए वो, ठीक है। और उन्होंने धम्म का विचार को आगे बढ़ाया, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया, धम्म का विचार, जो नैतिक नियम होते थे, ठीक है। शांति प्रिय राजा बन गया वो। तो ये थी कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध से हम अशोक के जीवन को बांट सकते हैं, कलिंग युद्ध से पहले अशोक का जीवन और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का जीवन, ठीक है। मूवी वूवी भी आई है इस पे, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी अशोका द ग्रेट, कभी टाइम लगे तो देखना, उसमें आपको डिटेल में दिखाएगा कैसे लड़ाई वड़ाई हुई है अशोक की, ठीक है। फिर उसके बाद अशोक का क्या हो गया, ये सब। राजा की वेदना, तो यही वेदना है उसकी, यही दुख है उसको कि जो कलिंग में उसने लड़ाई करी ना, जो उसे रक्तपात खून खराबा किया, तो उससे वो देखा नहीं गया, ठीक है, होने के बाद। तो उसे बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत वेदना हुई। वेदना माने दुख होता है। आगे बढ़ते हैं। जब देवनाम्पीय पीएससी ने, देखो अशोक के लिए अशोक नाम यूज नहीं कर रहा है, बार बार बोल रहा है देवनाम्पीय पीएससी, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी हैं, उनके लिए मोहनदास शायद ही कोई बोलता हो आज की डेट में, मोहनदास उनका वास्तविक नाम है, और जो महात्मा गांधी उनका जो महात्मा है वो उपाधि है उनकी, उपाधि से लोग संबोधित करते हैं उनको आज की डेट में, बापू बोल देते हैं, कोई महात्मा गांधी बोल देता है। तो असल में नाम क्या था उनका? मोहनदास। मोहनदास कोई बोलता है कभी? तो इसलिए तो अशोक को भी उपाधि से संबोधित किया जा रहा है बार बार। जब देवनाम्पीय पीएससी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए, तो उन्होंने कलिंग, आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त करी, ठीक है। अपने 8 वर्ष जैसे उसने पूरे कर लिए थे अशोक ने, उसके बाद कलिंग पर उसने विजय प्राप्त कर ली। कलिंग को जीत तो लिया था अशोक ने, लेकिन बहुत मार काट वगैरह, खून खराबा हो चुका था उसके बाद पीछे, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे कलिंग का आज का नाम क्या है, 1 नंबर है, पूछ लेगा, उड़ीसा। तो अब देख लेते हैं, देखो इसमें बता रहा है 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, निकाल दिया गया। निष्कासित माने होता है निकाल देना एक जगह से, और 1 लाख लोग मारे गए, और इससे भी ज्यादा की मृत्यु हो गई। 1 लाख लोग मर गए, 1.5 लाख निष्कासित हो गए, उससे भी ज्यादा मर गए। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनाम्पीय धम्म के गहन अध्ययन और धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए, ठीक है। यहां पे एक शब्द आएगा बार बार, धम्म। धम्म का मतलब है कि कलिंग की युद्ध के बाद अशोक जो थे धम्म के विचार से प्रेरित हो गए। धम्म का जो विचार है बौद्ध धर्म से आता है। धम्म का मतलब है कि स्नेह से रहना, शांति से रहना, ठीक है, सबका आदर करना, सम्मान करना, दूसरे धर्मों का आदर करना, परंपराओं का सम्मान करना, ये धम्म का विचार है, ये बुद्ध ने दिया था। तो बुद्ध के वो उपासक बन गए, बौद्ध धर्म के उपासक बन गए, बुद्ध के विचारों को पढ़ने लग गए। तो कहने वाले मार काट का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया कलिंग युद्ध के बाद, शांति प्रिय राजा बन गया, अहिंसा का मार्ग अपना लिया, ये सब, ठीक है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे अशोक ने जो बौद्ध धर्म भारत में फैला था, उसको कैसे उन्होंने दूर के क्षेत्रों में फैला दिया, श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैला दिया, कैसे उन्होंने आसियान देशों में फैला दिया। आसियान देश पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे आप इस शब्द को, आसियान, जो थाईलैंड है, वियतनाम, फिलीपींस, इधर भी उन्होंने क्या करा, बौद्ध धर्म को फैलाया अशोक ने। तो ध्यान रखना, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म को मानता है, तो बौद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत है अहिंसा का मार्ग अपनाना, उसको तो मानेगा ही मानेगा। आगे, यही देवनाम्पीय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप था। तो पश्चाताप कर रहा है वो देवनाम्पीय जो अशोक है कलिंग युद्ध में, क्योंकि मैंने बताया रक्तपात मच गया था, तो उसका उससे बहुत अफसोस हो रहा था, रक्तपात देख के वो खुश नहीं था बहुत ज्यादा,
ठीक है, विचलित हो गया कहते हैं, उसकी अंतरात्मा विचलित हो गई। अगला, देवनाम्पी के लिए ये बहुत वेदनादायी और निंदनीय है। वेदनादायी है, पीड़ादायक है, और निंदनीय है, बहुत ही बेकार। जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है। जब कोई जो राजा होता है दूसरे राज्य पर जब वो अटैक करता है, जब उसे हरा देता है, तो वहां की जो प्रजा है उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। उस राज्य को पराजित जब होता है राज्य, तो बहुत दिक्कत में आ जाता है वो। वहां लोग मारे जाते हैं और निष्कासित किए जाते हैं। तो वहां पे लोगों को मारा जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है, जब कोई भी किसी राज्य को जीतता है तो यही यहां पर समझाया जा रहा है। तो देवनाम्पीय को भी ये दुख हो रहा है। और ये अभिलेख संख्या 13 है। जो पियदस्सी के ये जो वेदना के बारे में आता है, राजा की वेदना, तो ये एक अभिलेख जो मिले हैं उसके अशोक के, तो अभिलेख शिलालेख संख्या जो थी 13वां थी। ये आपकी किताब में भी होगा। तो 13वें में उसने राजा की वेदना से संबंधित है। तो ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो उसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये पैसेज बड़े इंपॉर्टेंट थे। लास्ट के 2 राजा की वेदना इंपॉर्टेंट तो बहुत है, पर पिछली वीडियो में पढ़ाया था मैंने दंगुन गांव, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राजा की वेदना 2 आए हैं जो देवनाम्पी पियदस्सी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है। ओवरव्यू लेना जरूरी है फटाफट 1 मिनट के अंदर, जिससे पता रहे आपको कि हाँ ये पढ़ा, माइंड में एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए। देख लेते हैं। ओलिगार की समूह शासन के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। भाषाएं और लिपियां देखी, कौन कौन सी भाषा चलती है, यूनानी अरामाइक लिपि कहाँ चलती, खरोष्टी कहाँ चलती है, ब्राह्मी कहाँ चलती है, ये हमने इस पर नजर डाली। फिर उसके बाद हमने देखा सम्राट के अधिकारी क्या क्या करते हैं, मैगस्थनीज क्या बता रहा है, अधिकारियों के बारे में जानकारी दे रहा है। और सेना के लिए हाथी पकड़ना क्यों इंपॉर्टेंट था, अर्थशास्त्र में हमें कैसे इसकी जानकारी मिलती है, सब समझाया गया है, ठीक है। और पांडे सरदार सेन गुटकुन की यात्रा थी। तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम देखा हमने, वो यात्रा में क्या क्या बता रहा है उसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और गुजरात की सुदर्शन झील के बारे में हमने जाना कि सुदर्शन झील को किसने बनवाया, कब बनी है, ठीक है, ये सब देखा। उसका गृहपति शब्द को समझा हमने, गृहपति क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सीमाओं का महत्व देखा, मनुस्मृति क्या बताती है सीमाओं के बारे में, राजा को क्या सलाह दे रही है मनुस्मृति, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक छोटे गांव का जीवन क्या है, हर्षचरित्र किसकी रचना है, ठीक है, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, इनके बारे में थोड़ा जाना। आगे पाटलिपुत्र का इतिहास हमने देखा, जो आज का पटना है उसका इतिहास क्या था, कब उसकी राजधानी में परिवर्तन किया गया मगध के शासकों द्वारा, ये हमने जानने का प्रयास किया। फिर हमने जाना मालवा तट, आधुनिक केरला जो है आज, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में हमने चर्चा की, यूनानी समुद्री यात्रा क्या थी इसके बारे में बताया, क्या आयात होता था क्या निर्यात होता था, ये जाना हमने, ठीक है। तो आगे हमने देखा ये लाल डब्बा, जिसमें पेरिप्लस का अर्थ बताया गया, एरिथ्रियन माने क्या होता है, ये सब हमने जाना, ठीक है। फिर मुद्रा शास्त्र के बारे में जाना कि सिक्कों का अध्ययन होता है, कैसे अध्ययन किया जाता है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद राजा के आदेश देखे हमने, देवनाम्पी पियदस्सी देखा। यहाँ पे जो शब्द है वो हाईलाइट जो मैंने किया वो हल्का सा तुम दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप अपनी किताब खोलेंगे तो उसमें आपको सब मिल जाएगा, क्योंकि आपकी किताब से लिया गया सब कुछ। जो भी मैं एक एक शब्द पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी मैं अपनी तरफ से जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, जो भी आपकी किताब में है उसी के आधार पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी किताब से मैच करते रहा करो, जो भी पढ़ाए सिर्फ उसके पढ़ाने से मान नहीं लेना है, किताब में मैच भी करना है, जो पढ़ा रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें मिलाया करो, उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी लेकिन अच्छे से। राजा की वेदना, तो राजा की वेदना पे हमने चर्चा करी कि राजा को क्या वेदना थी, किस वेदना की बात हो रही है, कलिंग में क्या करा अशोक ने, ठीक है। थोड़ा सा अशोक की चर्चा करी हमने, तो ये इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।